नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से वो तत्व हैं जो उत्तराखंड के पलायन के लिए जिम्मेवार हैं। आमतौर पर यह आरोप लगाया जाता है कि वहाँ के लोग कृषि पर काम करना पसंद नहीं करते हैं, नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर फ्री राशन मिल रहा है। बीपीएल के अंतर्गत 10-10 किलो 15 किलो राशन मिल रहा है, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। सन 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर लिया और उसको हड़प लिया। इससे पहले भारत और तिब्बत के बड़े अच्छे संबंध थे और व्यापारिक संबंध भी थे। ये जो व्यापार होता था वो उत्तराखंड की सीमाओं के आसपास से होता था और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी कुछ हद तक तिब्बत के साथ व्यापार पर निर्भर थी। चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने के बाद वहाँ की आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो गई। सन 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया और उसके बाद भारत ने अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाना आरंभ कर दिया। इसी दौरान जो यहाँ के धन्ना सेठ और वन माफिया थे उनकी कुदृष्टि उत्तराखंड के वनों पर पड़ी, वहाँ की कीमती लकड़ियों पर पड़ी, कीमती पेड़ों पर पड़ी और उन्होंने उनका विध्वंस करना आरंभ कर दिया। उनकी निर्ममता से कटाई आरंभ की गई। ये ठेकेदार के जो लोग हैं वो बड़े बड़े आरे लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के दिन भर वहाँ की वन की कटाई करते और फिर नदी के किनारे इकट्ठा कर देते और जैसे ही बरसात आरंभ होती वो फिर उन्होंने नदियों में बहा देते। बॉक्स होते थे या जिन्हें स्लीपर कहा जाता था वो बह करके तराई क्षेत्र में पहुँच जाते। मुझे याद है जब मैं 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था तो हम बड़े ही कौतूहल से इस दृश्य को देखते रहते कि नीचे कैसे जो कर्मचारी हैं वो इन लकड़ी के लट्ठों को नदी में बहा रहे हैं और वो जो लट्ठे बह करके कैसे पार जा रहे हैं। और इन तरह के क्षेत्रों में इन धन्ना सेठों के, इन पैसे वाले लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, टिम्बर की प्लांट थे, कागज़ की फैक्ट्रियाँ थी और फर्नीचर उद्योग था। उत्तराखंड से ये फोकट में और मुफ्त में यहाँ लकड़ियाँ लेते और फिर वहाँ पर प्रोसेसिंग करके उन्हें उस बेशकीमती लकड़ी को आगे बेचते और भारी मुनाफा कमाते। इसका भी धीरे धीरे विरोध करना शुरू हुआ। सबसे पहले चमोली जिले के रैणी गांव में एक महिला ने इनका विरोध आरंभ कर दिया। इस महिला के साथ साथ जो और यह विरोध आरंभ कर दिया। गौरा देवी एक ग्रामीण महिला थी, पर उसने सोचा कि यदि हमारे गांव के आसपास ये पूरा जंगल कट जाएगा तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारी रोजी रोटी तो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उनकी जो जीवन यापन था पूरी तरह से जंगल पर ही आधारित था, पशुपालन पर आधारित था और कृषि पर ही आधारित था। जंगल से उन्हें चारा मिलता था, जंगल से उन्हें घास मिलती थी। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ सब जंगल से में ही चरने जाती थी और जंगल से उन्हें सूखी लकड़ी मिलती थी जिसको वो अपना चूल्हा जलाते थे और खाना बनाते थे। अन्य लकड़ों से वे अपने मकान बनाते थे, गौशालाएं बनाते थे। फटालों से वे मकानों की छतें बनाते थे, गौशालाओं की छतें बनाते थे। जंगल से उन्हें एक घास मिलती थी जिससे कि वो मैट बनाते थे, जिसे मंदरे कहा जाता है, जो कि नीचे बिछाने के काम आता है और मंडाई या कुटाई में काम आता है। इसी जंगल से उन्हें बांस मिलता था जिससे कि छोटी से लेकर बड़ी टोकरियाँ तब बनाई जाती थी। इन बड़ी टोकरियों में 2-2 क्विंटल तक अनाज का भंडारण किया जाता था। तो काफ़ी हद तक जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था थी वो जंगल पर आधारित थी। जंगल से उन्हें फटाले मिलते थे और उन फटालों से मकान बनाए जाते थे। तो जब
गौरा देवी ने सोचा कि जंगल कट जाएगा तो वे क्या खाएंगे, तो उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। और जैसे ही जो ठेकेदार के आदमी अपने कुल्हाड़ी और आरा लेकर के जंगल में आते पेड़ काटने के लिए, तो वे पेड़ के ऊपर लिपट जाती और उस पर चिपक जाती, और धीरे धीरे यह चिपको आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ और चमोली से फैल करके फिर ये गढ़वाल की तरफ पहुंचा और फिर कुमाऊं मंडल में फैल गया। धीरे धीरे यह चिपको आंदोलन है वो देश के अन्य हिस्सों में भी फैलने लग गया, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के ज़िलों में और मध्य प्रदेश के इलाकों में। फिर आनन फानन में 15 साल के लिए इन वन कटाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ठीक उसी समय पर्यावरण विभाग की भी स्थापना की गई ताकि पर्यावरण की रक्षा किया जा सके। इसके अंतर्गत फिर वन अधिनियम लागू किया गया, परंतु अवैध वन की जो कटाई थी वो बदस्तूर जारी रही। ये जो ठेकेदार के आदमी थे वो वन का लगातार कटान कर रहे थे, कभी तो छटाई के नाम पर और कभी ट्रिमिंग के नाम पर। जो नया वन अधिनियम बनाया गया उसके अंतर्गत जो भी वन की वो सारे वन विभाग के कर्मचारियों के अंडर आ गए, जिनमें मुख्यतः पतरोल होता था। पतरोल और जो पटवारी होता था वो लोगों को परेशान करने शुरू कर दिया उन्होंने। जो भी लोग वन में जाता लकड़ी काटता हुआ देखता उसे ही 500 रुपये का दंड दिया जाता। इस नियम के अंतर्गत ग्रामीणों के, आदिवासी लोगों के और स्थानीय लोगों के हक हकूक छीन लिए गए। उन्हें जंगल में प्रवेश निषेध था, उन्हें न तो घास काटने दिया जाता था, न अपने पशु को चराने दिया जाता था, न उन्हें सूखी लकड़ी बटोरने दिया जाता था, और ना ही उन्हें जो सूखे पत्ते होते थे उन्हें इकट्ठा करने दिया जाता था। इन सूखे पत्तों को जो ग्रामीण लोग हैं अपने पशु के नीचे बिछाते थे और बाद में इसको कंपोस्ट खाद के रूप में खेतों में डालते थे, जो कि उर्वरक का काम करती थी। और यही इतना ही नहीं, जो भेड़ पालन, बकरी पालन के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती थी वो भी बंद कर दी गई। इस तरह से पूरे जो स्थानीय लोगों के हक हकूक छीन ले गए। इससे क्या हुआ कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति जो जंगलों पर आधारित थी वो ध्वस्त हो गई। इतना ही नहीं, जो वन पंचायतें बनाई गई थी जिनके अंतर्गत जो पंचायत के जो सदस्य होते थे वो जंगल की सुरक्षा भी करते थे, आग से भी बचाव करते थे और साथ साथ वनों में पेड़ पौधों का रोपण भी करते थे, और इसके साथ साथ ही वहाँ पे वो काश्तकारी करते थे और अपनी जीविका कमाते थे। इस तरह से जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था थी जो कि पशुपालन पर और जंगल पर और कृषि पर आधारित थी वो ध्वस्त कर दी गई। धीरे धीरे अपने परिवार को चलाने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए वहाँ से लोगों ने शहरों की तरफ पलायन कर दिया और वे शहरों में नौकरी करने लगे। कोई सरकारी दफ्तरों में लग गए तो कोई होटलों में लग गए, और वहाँ से वे अपनी आय का एक हिस्सा गांव में भेजते थे मनी ऑर्डर के रूप में। जब गांव में मनी ऑर्डर आता था तभी उसका परिवार गुजर बसर करता था। एक समय ऐसा था कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मनी ऑर्डर उत्तराखंड के इलाके में आते थे और इससे पोस्ट ऑफिस की बहुत इनकम होती थी, और इन्हीं मनी ऑर्डर के आधार पर वहाँ की जो इकोनॉमी चलती थी, जिसे मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये कई कारण थे कि यहाँ का जो पलायन है वो कुछ जिम्मेवार हैं। आजकल जो सारे बंदर थे, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, उद्योग भवन, सेना भवन आसपास, इन सब बंदरों को पर रोकथाम लगाने के लिए इन्हें पिंजरों में बंद कर दिया गया और बंद करके उन्हें उत्तराखंड के जंगलों में छोड़ दिया गया। ये बंदर आजकल यहाँ की खेती को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। कुछ समय पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय एक शिकारी का ग्रुप आया था। ये लोमड़ी का और शाहरुख का शिकार करते रहते थे। जब बड़ी मात्रा में इनका शिकार किया गया तो यहाँ की जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा गया।
इससे क्या हुआ कि यहाँ की जो सुअर की उनकी तादाद बढ़ गई, क्योंकि ये सियार और लोमड़ी थी वो सुअरों के बच्चों को का शिकार करते थे और उनकी जो जनसंख्या में बैलेंसिंग बना के रखती थी। आजकल यहाँ पे बहुत सारे सुअर हो गए जो कि यहाँ की खेती को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह से जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था थी, जो कि पूर्णतः जंगल पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी और पशुपालन पर आधारित थी, वो ध्वस्त हो गई और लोगों का धीरे धीरे से उत्तराखंड से पलायन आरंभ हो गया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आजकल जो लोग कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड से लोगों को वहाँ पे फ्री राशन मिल रहा है, बीपीएल के माध्यम से 10-10, 15 किलो राशन मिल रहा है, तो लोग वहाँ काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी पसंद नहीं कर रहे हैं और नौकरी को ज़्यादा प्रेफर दे रहे हैं। भाई फ्री राशन तो दिल्ली में भी मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, गरीब लोगों को स्वास्थ्य की फ्री सुविधाएं दी जा रही हैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम से, बच्चों को कम फीस पे स्कूल में एडमिशन मिल रहा है। तो क्या दिल्ली वालों ने वहाँ से पलायन कर लिया? नहीं। तो भाई मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ये जो तत्व हैं यही हैं जो उत्तराखंड के लिए पलायन के लिए असल में जिम्मेदार हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।